देखो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर में यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो कहता है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया एशियन टाइम से ही लेकर के एग्रीकल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर एक रहा है। यदि हम इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर की हमें जो जानकारी मिलती है एशियंट कुछ हिस्ट्री के माध्यम से, तो वह है हमारे पास हड़प्पा से मिल जाती है। हड़प्पा के टाइम से मिल जाती है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर किए गए थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BCE के टाइम से जाकर मिल जाती है कि मैं उस समय भी हमने खेती कर रखा था। तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर आज से नहीं बल्कि कई हजार साल पुरानी, कई हजार साल पुरानी। इसीलिए हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर कोई नया नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कहता है यहाँ पर लगभग 2/3 पॉपुलेशन, इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वह इंगेज होती है खेती करने में, फार्मिंग करने में। मतलब ये हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर अभी भी जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इसी के आधार पर देखा जाए तो हमारे यहाँ कहता है कि फार्मिंग इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम आर प्रोड्यूस लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस इत्यादि। मतलब खेती यदि हम बात करते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कई सारे काम, लेकिन प्राइमरी में कई सारे काम होते हैं। प्राइमरी में हम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं, हम यहाँ पर प्लगिंग करते हैं, हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं और यहाँ पर कई सारे क्रॉपिंग की हार्वेस्टिंग और प्लगिंग की जाती है, जैसे टी, कॉफी, राइस, मसाले एंड डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हम यहाँ पे लगाने का काम करते हैं और काटने का भी काम करते हैं। इसी आधार पर यह देखा गया है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कई टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो किस आधार पर आप कहेंगे? तो कहता है इन इंडिया देयर हैव बीन चेंज इन द मेथड ऑफ फार्मिंग अकॉर्डिंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड सोशल कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वह एग्रीकल्चर कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एनवायरनमेंट। अभी आपको पता है, अभी आप गंगा के प्लेन रीजन में रहते हो, यहाँ पूरा जमीन प्लेन है, सपाट एकदम प्लेन है, तो यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर खेती करना ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन यदि वही आप चले जाओ प्लेटू इलाके में जहाँ पर आपको फार्मिंग के नाम पर, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो पथरीली जमीन मिलेगी, पथरीली जमीन। हाँ बताता हूँ, उसमें वो थोड़ा सा स्लोप वाला एरिया जाएगा, स्लोप, तो वहाँ पर खेती करना थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है पूरी तरह से मानसून के ऊपर, क्योंकि पानी हमारे पास होगा नहीं वहाँ पर। या तो हम डैम बना के रोक रख ले या फिर हमें वहाँ पर रेनफॉल पे डिपेंड करना पड़ेगा। हाँ, अब हमने छोटे छोटे पॉन्ड बना दिए हैं पहाड़ों के ऊपर ताकि हम पानी को रिजर्व कर सके और उसका यूज कर सके अपने हार्वेस्टिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए कर सकते। हाँ, तो यहाँ भी कहना चाहता है कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो फार्मिंग की जाती है, प्राइमरी एक्टिविटी जो की जाती है, वह फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, सोशल कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। कल्चर पे कैसे? अब आपको पता है पंजाब, पंजाब का अपना अलग कल्चर है, बिहार का अलग कल्चर, तमिलनाडु का अलग कल्चर है। क्या आपको पता है जहाँ पर हम साउथ वाले पार्ट में, मतलब साउथ वाले तमिलनाडु, केरला में यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे चावल हम लगाते हैं कब? हम साउथ में चावल लगाते हैं विंटर सीजन के आसपास, लेकिन नॉर्थ में हम चावल लगाते हैं समर सीजन के आसपास। तो कहीं ना कहीं हमारे पास चावल सभी जगह लगता है, राइस सभी जगह होता है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। तो ये कह रहा है कल्चर अलग अलग हो जाता है। साउथ में लोग चावल का क्या बनाते हैं? इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, लेकिन साउथ में, नॉर्थ में क्या लोग खाते हैं? राइस के साथ मछली खाते हैं, राइस के साथ दाल खाते हैं, और राइस का हम कई सारे यहाँ पर चीजें बनाने का काम करते हैं, लेकिन हमारा अलग होता है, उनका अलग होता है। सांभर में कौन सा चावल डलता है? हाँ, एग्जैक्टली, सांभर में तो दाल से बनता है सांभर। और क्या? और क्या उसमें और चीजें भी डलती है, सब्जी वगैरह भी डलती है। सांभर में दाल डलती है, कद्दू डलता है, लौकी डलती है। भाई लेकिन जिस पे लगा के खाते हो क्या होता है? अच्छा, ये बोलो ना, सांभर राइस बोलो, मतलब ये बोले जा रहे हो, समझ गए ना? अब डोसा की बात करें तो डोसा क्या है? हाँ, कहते हैं वहाँ पर क्लास, हमारे यहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो 3 टाइप की फार्मिंग देखने को मिल जाती है। प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव
और कमर्शियल एग्रीकल्चर देखने को मिल जाता है। तो हम बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एशियन टाइम में हमारे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2600 साल पहले की यदि बात करते हैं, जिसे अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के नाम से पुकारा गया, वहाँ पर लोगों ने खेती करने का काम चालू किया। लेकिन वहाँ पर लोगों के पास खेती करने का तरीका जो था ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल था। तो उन्होंने क्या किया, खेती करने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं थे। जब औजार नहीं थे तो लोगों ने जंगलों को पत्थरों से काटना चालू किया, पत्थरों से काटना, और काट करके पहले कुछ जगहों को खाली किया और खाली करके उस पर आग लगा दिया, और आग लगाने के बाद उसी के ऊपर उन्होंने खेती करना चालू किया। तो शुरुआती टाइम में जो लोग थे, जो फार्मिंग किया करते थे, वह नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड रहा करते थे। तो कहता है, दिस इज एन एशियंट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच वुड प्लग डाउन इन द डिगिंग स्टिक आर यूज फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पर लोग पहले टाइम में खेती करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट का, टूल्स का यूज किया करते थे। लकड़ी का हल का इस्तेमाल करते थे हम लोग पहले के टाइम। तो लकड़ी का हल तो बाद में आया। लकड़ी के हल की जानकारी इंडिया में जो मिलती है वह 600 BC से मिल जाती है, क्योंकि 600 BC के टाइम में हमारे यहाँ लकड़ी के हल का प्रयोग किया गया था। उससे पहले हमें लकड़ी के हल की जानकारी नहीं मिली। अभी भी होता है। तो ट्रेडिशनल कल्चर हम अभी भी फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हमारे यहाँ सरवाइव करता है, देखने को मिल जाता है। जहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं जा सकते, जैसे पहाड़ों में नहीं जा सकते। पहाड़ों में भी होते हैं, और जो स्मॉल फार्मिंग होती है वहाँ पर भी आप लकड़ी के हल का और लोहे के हल का इस्तेमाल करते हैं, छोटे मोटे हल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कहता है, इसमें जो हम फार्मिंग करते हैं वह फार्मिंग कहता है, इन दिस फार्मिंग डिपेंड ऑन मानसून। ये डिपेंड करता है मानसून पर, नेचुरल फर्टिलिटी पर, सॉइल एंड द एनवायरमेंट कंडीशन, ग्रोइंग क्रॉप। मतलब यहाँ की जो क्रॉपिंग होती है वह डिपेंड करता है मृदा की उर्वरता, मिट्टी की, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और फसल उगाने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए एनवायरमेंट कंडीशन अच्छा होना चाहिए। चलिए हम एक बात करते हैं। अभी आप लोग बैठे हुए, अभी आप लोग कोई खेती करते हैं, मान लेते हैं कि संजना खेती करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो संजना खेती करना चाहती है, जरा मुझे बताओ, यदि यह चावल की खेती करती है, राइस की खेती करती है, तो राइस की खेती करते टाइम जब वो लगाना चाहती है, तो लगाने टाइम इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर के आसपास। 200 सेंटीमीटर का मतलब होता है, बोलो बोलो। हाँ, बहुत कुछ इसमें तो हम पढ़ेंगे। हर फार्मिंग के लिए क्या क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, क्या सॉइल की फर्टिलिटी चाहिए, कितना हमारे पास रेनफॉल होना चाहिए। यस बॉस, ये आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्लास। आगे देखें। तो कह रहा है क्या, इसमें खेती करने के लिए, मतलब इस टाइप के फार्मिंग करने के लिए हम स्लेश एंड कटिंग एंड बर्न मेथड का यूज करते हैं, जिसे स्लेश एंड बर्न मेथड भी कहा जाता है, जो एशियन टाइम पे क्या करते थे। तो बात यहाँ से आ जाती है, स्लेश एंड कम्बसन सिस्टम या स्लेश एंड बर्न मेथड क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो क्या रहना पर, तो कहता है, in this piece of land clear and it was set on fire, उसमें साफ किया गया और आग लगा दिया गया। then farming done on the remaining as, जो वहाँ पे राख बचा उसी के ऊपर उन्होंने खेती करना चालू कर दिया, जिसी को स्लेश एंड बर्न मेथड कहते हैं। कोई डाउट नहीं आता। और ये एशियन टाइम में किया गया, और ये आज भी हमारे वर्ल्ड में और इंडिया में किए जाते हैं कुछ स्टेटों में। तो यहाँ से इधर क्लास कहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन करने के लिए भी आया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कीजिए क्या है कैसे है। तो कहता है, फार्मर्स यूज द स्लेश एंड बर्न सिस्टम टू सपोर्ट देयर फैमिली। इस टाइप का सिस्टम लोग तब करते हैं जब उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, मतलब केवल अपनी फैमिली के जीवन को चलाना हो, लाइवलीहुड को आगे बढ़ाना हो, तो ये काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी फैमिली में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, मुझे अपनी फैमिली के लिए केवल खाना बनाना है, खाना इकट्ठा करना है, तो मैं ऐसा मेथड इस्तेमाल करूंगा कि हमें उतना ही खाना मिल जाए। इसको करने के लिए एशियन टाइम में लोगों ने जगह को खाली किया, आग लगाया और उस पर खेती करना चालू कर दिया। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन थी, आप एक खेती के ऊपर कुछ समय तक खेती करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद आपको वह एरिया छोड़ना पड़ेगा और कहीं और जाना पड़ेगा, या इसकी लिमिटेशन देखने को मिल जाती है। कोई डाउट नहीं आता। उसके बाद फिर वो एक सर्कल होता है, जैसे कि अभी आपने किया, यहाँ पे किया,
फिर यहाँ छोड़ के कहीं और चले गए आप, फिर वहाँ से कहीं और चले गए आप। 9th क्लास में भी है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो यहाँ से भी उसको लिया गया है। तो कहीं ना कहीं हम एक बार घूम करके फिर से वहीं पे चले आते हैं, क्योंकि जंगल तो लिमिटेड है हमारे पास। आज काटो कल फिर से हो जाएगा, फिर काटो फिर से हो जाएगा, वो बैंड लगा दिया गया। यस, कहता है इन विच व्हेन द फर्टिलिटी ऑन द फील्ड एंड, जब इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, दे लीव टू लैंड, लैंड को छोड़ देते हैं, एंड कीप शिफ्टिंग टू अनदर लैंड फॉर फार्मिंग, और वो फिर दूसरे लैंड पे आते हैं फार्मिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तो मैं सिमरन कहता है इन इंडिया दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो भारत में इस टाइप की जो खेती होती है तो कहाँ कहाँ होती है? असम में होती है, मेघालय में होती है, मिजोरम में और नागालैंड में की जाती है। कोई डाउट यहाँ तक? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोई डाउट यहाँ तक समझ आ रहा है मेरी बातें? भारत में 3 टाइप की फार्मिंग होती है। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा इंटेंसिव, तीसरा कमर्शियल। मतलब कह रहा है हमारे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्लेश एंड वर्न सिस्टम होता है, जिसे हम बोलते हैं जूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और जूमिंग मतलब होता है क्या? झूम झूम के खेती करना। आज यहाँ कर रहे हैं, कल वहाँ चले गए, परसों वहाँ चले गए, परसों वहाँ चले गए, झूम रहे हैं। एक जगह स्टेबल नहीं है, हम झूम रहे हैं। जैसे कि तुम डांस करो, तो डांस तुम एक जगह रह करके डांस तुम नहीं कर सकते, तुम्हें घूमना ही पड़ेगा कुछ सर्कल एरिया में। बस वो यहीं पे जगह घूमते रहते हो ना, वैसी तरह तुम्हें घूमना पड़ेगा। तो स्लेश एंड बर्न मेथड में जो फार्मर्स होते हैं वह एक एरिया में घूमते रहते हैं और फार्मिंग करते रहते हैं। कोई डाउट नहीं आता? अगला आता है मणिपुर। तो कहता है पामलू, मणिपुर में स्लेश एंड बर्न मेथड को पामलू कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉस। पामलू कहाँ बोला गया? मणिपुर में बोला गया। और अंडमान एंड निकोबार में क्या बोला जाता है? दीपा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दीपा। और वर्ल्ड के कुछ कंट्री में इसे अलग अलग नाम से पुकारा गया, जैसे सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में क्या बोला गया? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनको, ब्राजील में रोको, मध्य अफ्रीका मसोले, इंडोनेशिया लदांग, वियतनाम रे। और भारत में कुछ स्टेट है, जैसे कि मध्य प्रदेश बेवर या दैया, आंध्र प्रदेश पोडू या पेंडा, उड़ीसा पामाडावी और कुमान, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट में कुमारी बोला जाता है, और साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बालरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरवा, उत्तर प्रदेश में झूम। ऐसी हमारे यहाँ फार्मिंग बड़े स्केल पर की जाती है, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो डाउट क्लास यहाँ तक? चलिए लिख रहे पॉइंट आप लोग।